कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और पिछली हमारी जो क्लास है उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास किया कि किस तरह से बालक के संज्ञान का और उसके भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। आगे चलते हैं। आज हम जो स्लाइड्स देख रहे हैं, सबसे पहली स्लाइड्स है हमारी। बहुत सी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटी सी स्लाइड हमने इसीलिए इसको यहाँ पर बनाई है कि हम ये जान सकें कि वास्तव में शिक्षण व्यवस्था के अंदर ये जो शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम औपचारिक बोलें, चाहे हम उसको अनौपचारिक या निरौपचारिक बोलते हैं, तो इससे हमारा तात्पर्य होता क्या है। औपचारिक यानी फॉर्मल, इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। अनौपचारिक, इसके लिए जो वर्ड हम इंग्लिश में काम में लेते हैं उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। और ये क्या है? नॉन फॉर्मल। क्या है? नॉन फॉर्मल। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण और निरौपचारिक जो शिक्षण व्यवस्था है, इसमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा। हम जो विद्यालय से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जो एजुकेशन हमें विद्यालय स्तर पर मिलती है, यानी स्कूलिंग हमारी जो होती है, ठीक है, जिसमें हम नियमित विद्यार्थी के रूप में शिक्षण और शिक्षा जो हमारी है उसको ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। जो विद्यालय में जो विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण कर रहा है, उस शिक्षण व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल विद्यालय से ही प्राप्त नहीं होती है। हमेशा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बालक जो ग्रहण कर रहा है, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो केवल विद्यालय से ही होगा, ऐसा नहीं है। बालक अपने आसपास परिवार, धर्म, संस्कृति, उसका माहौल, उसका वातावरण, उसके मित्र, उसके परिजन, उसके माता पिता, जिन जिन के संपर्क में वो जाता है, उनका जो मित्र है, उनकी मंडली कहाँ पर है, उनका किस जगह वो रहते हैं, उसका व्यवसायिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, सांस्कृतिक उसके स्तर क्या है, हर चीज बालक के ऊपर प्रभाव डालती है। तो अनौपचारिक शिक्षण या शिक्षा से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि बालक जहाँ जहाँ जिन जिन परिस्थितियों के, धर्म के, संस्कृति के, समाज के, परिवार के, अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है, तो वो कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कि किसी बालक की अगर प्रवृत्ति सामान्य नहीं है, सामान्य से हमारा तात्पर्य है कि अगर हम कहें कि भाई किसी बालक की भाषा कौशल या उसके विचार या उसकी सोच या उसके कृत्य वो साधारण न होकर कैसे हैं, समाज के अनुरूप नहीं है, चाहे वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है या जैसा वो हाव भाव कर रहा है, जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसमें उस बालक की गलती या योगदान उतना नहीं है जितना उसके आसपास के वातावरण का है। क्यों? क्योंकि बालक क्या सीख रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है वो अपने आसपास के वातावरण से सीख रहा है। बालक का जब जन्म होता है तो वो बिल्कुल खाली है। इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक मोबाइल फ़ोन। उस मोबाइल फ़ोन के समान है जिसमें समय के साथ साथ हम क्या करते हैं, तरह तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते चले जाते हैं। और ये सब क्या है? धर्म, संस्कृति, समाज, परिवार, आसपास का वातावरण, वो सब क्या है? वो सारी एप्लीकेशन है जो उसके दिमाग में इंस्टॉल होती चली जा रही है। जब बालक का जन्म होता है तो उसे नहीं पता है कि वो जिस वातावरण में पैदा हुआ, वहाँ हिंदी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है या और कोई भाषा बोली जाती है, लेकिन वो अपने आसपास के परिवार, समाज से सीखता है। तो कहने का मतलब वहाँ सीख रहा है और स्कूलिंग से कम नहीं सीखता है, ज़्यादा ही सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ऐसी सारी शिक्षण जो शिक्षा व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं भाई? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद में एक नया टर्म हमारे पास में है जिसको हमने क्या बोला? निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल। ठीक है। औपचारिक विद्यालय स्तर की जो नियमित स्कूलिंग, या केवल विद्यालय ही नहीं कह सकते हैं, कॉलेज में भी जो हम पढ़ते हैं, जो हम नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उसको हमने क्या बोला है? औपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक परिवार। और निरौपचारिक से हमारा तात्पर्य है कि
जो न तो औपचारिक रूप से शिक्षण हो रहा है, जहाँ पर अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, ठीक है, नहीं समाज से वो सीख रहा है, लेकिन सीख कहाँ से रहा है, वो पत्राचार के माध्यम से सीख रहा है, ठीक है, ओपन लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि वो ओपन लर्निंग कर रहा है। पत्राचार के हमारे जितने भी कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन भी हम इसको बोलते हैं, कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम जो है उसके माध्यम से वो जो सीख रहा है, उसके लिए किस टर्म का उपयोग किया जा रहा है, निरौपचारिक का। परीक्षाओं में सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है, सीधे प्रश्न इन टॉपिक में से आपसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा औपचारिक शिक्षण है, या निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षण है, या निरौपचारिक शिक्षण है। तो इन तथ्यों को आप अच्छे से ध्यान दें। आगे चलते हैं। शिक्षण के अंग और चर, एक छोटी सी स्लाइड फिर हमारे सामने है जो हमें बता रही है कि शिक्षण जो है, क्योंकि हम शिक्षण की धुरी कौन है भाई, शिक्षण का केंद्र जो है हमारा वो तो बालक है, हमने कहा बाल केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था है। और शिक्षण करवा कौन रहा है, शिक्षक यानी टीचर। तो उसके बारे में हमें जानना, सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण के अंग कहें या चर कहें, इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स इनको हम बोलते हैं कि भाई शिक्षण के टीचिंग के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, चर कौन कौन से हैं। देखो 3 चर है, ये परीक्षा में प्रश्न भी हाल ही में कुछ दिवस पूर्ण जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। 3 चर है, एक तो स्वतंत्र है, एक मध्यस्थ और एक आश्रित है, ठीक है, स्वतंत्र, मध्यस्थ और आश्रित। तीनों शब्दों को हम समझ लें कि अगर हमारे पास में एक इस तरह से डायग्राम है, तो एक तरफ तो जो है वह स्वतंत्र है, ठीक है, फिर ये मध्यस्थ और ये आश्रित चर है। स्वतंत्र चर कौन है भाई, शिक्षक, टीचर जो है हमारा, ठीक है, कौन है, टीचर स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र चर के रूप में वो कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, वो उसका व्यवसाय है, वो अपने व्यवसाय को कर रहा है, उसने शिक्षक का व्यवसाय चुना है, ठीक है, इसलिए वो स्वतंत्र चर है। लेकिन जो विद्यार्थी है, अधिगम करता जो है, यानी लर्नर जो है, कौन, जो लर्नर है यानी सीखने वाला है, वो क्या, आश्रित है। आश्रित क्यों कहा गया इसको, क्योंकि वो 2 चीज़ों पर आश्रित है, एक तो शिक्षक के ऊपर आश्रित है, दूसरा जो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और जो स्कूलिंग है उसके ऊपर भी आश्रित है। क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन उसकी होने वाली है, औपचारिक शिक्षण होने वाला है, उसमें वो आश्रित चर के रूप में कार्य कर रहा है। और इन दोनों के बीच में एक चर आता है जो इन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, और वो चर कौन सा है, मध्यस्थ। कौन सा है, मध्यस्थ। अगर इस मध्यस्थ चर को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो शायद इसके और इसके बीच में जो संबंध स्थापित होना है वो नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये जो चर है मध्यस्थ का, वही हमें बता रहा है कि किस स्टैंडर्ड के विद्यार्थी के साथ में किस तरह से हमें कार्य करना है। तो मध्यस्थ चर के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और जो कालांश है, विषय है, ये सारे टॉपिक्स जो विद्यालय के अंदर हम कवर करते हैं, एक विद्यालय जो हमारे विषय है, वो सारे जो बीच का इनका जो कालांश कहें, चाहे विषय बोले, चाहे आप करिकुलम बोले, चाहे सिलेबस बोले, ये सब को हमने क्या बोला है, मध्यस्थ चर, जो टीचर और जो आश्रित चर हमारा अधिगम करता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और अध्ययन शिक्षण का कार्य हम कर पाते हैं। आगे चलिए भाई, नेचर ऑफ टीचिंग। देखिए यहाँ तक हमने देख लिया, अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारे विषय में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अधिगम को समझने से पहले शिक्षण क्या होता है यह हमारे लिए समझना अत्यंत नितांत आवश्यक है। जो टीचिंग है ये क्या है, ये क्या होती है, और कोई भी ऐसी परीक्षा आज तक नहीं हुई होगी जिसमें इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। कोई सा भी एग्जाम हो, हर परीक्षा में आप देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए अच्छे से आप समझ लें कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का वास्तविक अर्थ होता क्या है। सबसे पहला जो शब्द हमने लिया, बार बार क्लास में हम बोलते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि शिक्षण की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है और नेचर क्या है, तो होता है कि शिक्षण के में क्या होता है बेटा, अंतः क्रिया होती है, यानी जिसमें अंतः क्रिया नहीं है वो शिक्षण नहीं होता है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ और विद्यार्थी जो मुझे देख पा रहे हैं,
अगर उन हमारे और उसके बीच में अगर अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है कि विद्यार्थी कुछ मुझे कहना चाहता है और मैं कुछ विद्यार्थी को कहना चाहता हूँ, अंतःक्रिया अगर नहीं हो पा रही है, इसका मतलब वो शिक्षण नहीं है, फिर वो क्या है, अनुदेशन। ठीक है, तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण अगर उसकी कोई विशेषता होती है तो वो क्या होती है, अंतःक्रिया। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बीच में अंतःक्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, शिक्षण क्या है, व्यवसायिक और सामाजिक दोनों तरह की प्रक्रिया है। भाई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है, तो वहाँ कथन दिए जाते हैं कि शिक्षण एक बहुत ही उत्तम क्रिया है, सामाजिक प्रतिष्ठा का एक कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, व्यवसायिक प्रक्रिया है। तो सामान्यतः हम कभी कभी दिमाग लगा लेते हैं कि यार व्यवसायिक कार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो एक बहुत ही नोबल ऑक्यूपेशन है। लेकिन बेटा ऑक्यूपेशन है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन, ये भी एक व्यवसाय है। ठीक है, और जो शिक्षण का कार्य करता है उसने व्यवसाय के रूप में उसको चुना है। तो ये एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, लेकिन इसकी खासियत एक और है कि सामान्यतः दूसरे जो व्यवसाय होते हैं वो केवल व्यवसायिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके साथ में क्या है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षण के माध्यम से समाज का निर्माण करता है और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। तो शिक्षण जो क्या है बेटा, सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया होती है। व्यवसायिक है क्योंकि हम व्यवसाय के रूप में उसे चुन रहे हैं, और समाज का निर्माण हम करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। आगे देखिए, शिक्षण एक स उद्देश्य यानी सो उद्देश्य प्रक्रिया है। भाई सह धन उद्देश्य, अगर जहाँ तक मुझे संधि आती है तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो स उद्देश्य प्रक्रिया क्यों बोला, कि भाई शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण अपने साथ में उद्देश्य लेकर नहीं चलेगा तो वो शिक्षण नहीं है। शिक्षण अपने साथ में उद्देश्य लेकर चलता है। जब हम जिस स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ में डील करते हैं तो आप देखेंगे कि जब अगर आपने किताबें देखी हो तो उनके अंदर बाकायदा उनके प्रारंभ में ही सबसे पहले उद्देश्य लिखे हुए होते हैं कि इस किताब के क्या क्या उद्देश्य हैं, कि बच्चों को अवबोध कितना होने वाला है, ज्ञान कितना मिलने वाला है उनको, उनका ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे वो, और कौन कौन से कौशल्स में वो जो स्किल्स है उनके अंदर उनमें निपुणता आएगी। ये किताब के पहले अध्याय के अंदर ही दिया हुआ होता है और हर लेसन के पीछे भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई होती है। तो शिक्षण जो होती है एक स उद्देश्य प्रक्रिया है। जब हम टीचिंग हमारी डायरी बनाते हैं शिक्षक के रूप में तो उसमें भी हम लिखते हैं कि ये लेसन है, इसके बाद में विद्यार्थियों पर क्या क्या प्रभाव इसके होंगे, किन किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे उस लेसन को, उस शिक्षण व्यवस्था को करने के। तो ये स उद्देश्य प्रक्रिया होती है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान यानी नॉलेज, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का उपयोग, उसको कैसे जो एक्टिवेट करना है उस ज्ञान को, और स्किल अपनी निपुणता को कैसे बढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर क्या चलता है, शिक्षण चलता है। तो शिक्षण एक सह उद्देश्य प्रक्रिया है। परीक्षाओं में ये प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य नहीं है। 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन उसमें से असत्य होगा। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि शिक्षण वास्तव में होता क्या है। आगे चलिए, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। साहब, विकासात्मक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि जो विकास के क्रम में चलती है, जिसका विकास निरंतर होता रहता है। और विकासात्मक न केवल इन द सेंस ऑफ कि विद्यार्थी का विकास करना है। विकासात्मक से मतलब है शिक्षण प्रक्रिया विकासात्मक है कि उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई नई हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, नए नए सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं और समय समय पर जो है आवश्यकताओं के अनुसार हम शिक्षण को और अच्छा और बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है, विकासात्मक एक प्रोसेस है। शिक्षण क्या है भाई, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। बहुत सुंदर बात कही है कि शिक्षण दोनों चीज़ें अपने साथ लेकर चलता है। ये विज्ञान तो है ही, क्योंकि हम जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हमने उसको बोला ही मनोविज्ञान है, तो वो विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का मतलब है कि जहाँ पर तथ्यों का संग्रहण किया जा सके और तथ्यों के आधार पर निष्कर्षों तक पहुँचा जा सके, ऐसे विषय को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी ये है कि हम तथ्यों के माध्यम से चलते हैं, हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है,
विज्ञान कहा गया है। कला क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ये एक विषय किसका है, ये समाज शास्त्र से संबंधित विषय है भाई। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से होता है। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? दर्शन शास्त्र से हुआ। तो इसको केवल विज्ञान कहना भी उचित नहीं है, ये कला भी है, क्योंकि शिक्षण करना एक कला भी है। एक ही विषय को अलग अलग जो शिक्षक है वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, हर सबकी अपनी अपनी एक कला होती है, इसलिए ये निश्चित रूप से कला भी है। तो शिक्षण क्या है भाई बेटा? विज्ञान एवं कला दोनों रखता है। आगे चलते हैं, तो आगे जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगला ये बात कर रहा है कि शिक्षण में भाषा संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि शिक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हो सकता है कि आपको जब देखे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है, तो हमें लगे कि ये सही है कि नहीं है। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है भाषा संप्रेषण की। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो टीचर्स की कितनी अच्छी है उतना ही अच्छा क्या होने वाला है? शिक्षण होने वाला है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, आप बहुत अच्छे ज्ञाता हो, लेकिन आप उतने अच्छे शिक्षक नहीं हो। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप का भाषा संप्रेषण के ऊपर उतना प्रभाव नहीं है, आप उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जब तक भाषा के ऊपर हमारी पकड़ नहीं है तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। आगे क्या है बेटा? अगला विषय आप देखेंगे इससे संबंधित, तो आप देख पाएंगे कि शिक्षण क्या है? आमने सामने की प्रक्रिया है, फेस टू फेस। वही बात जो हमने ऊपर कही थी, जो ऊपर गई थी वही बात है कि शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, अंतःक्रिया, आमने सामने, फेस टू फेस, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। कि जब तक आमने सामने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तब तक वो शिक्षण नहीं है। ठीक है, समय के साथ में टेक्नोलॉजीज ने इस शब्द की परिभाषा को, डेफिनेशंस को बदल दिया है कि अब आमने सामने हम क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के यूज को करके भी आमने सामने हम हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल फेस टू फेस एक दूसरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? आमने सामने का मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आमने सामने हैं, लेकिन विद्यार्थी अपनी बात अगर शिक्षक तक पहुंचा पा रहा है और शिक्षक उस बात को वापस जो है उसका उत्तर दे पा रहा है, उनमें अंतर्क्रिया हो रही है, तो वो शिक्षण है। लेकिन अगर हमने टेलीविजन चला रखा है, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो चला रखा है, तो वो शिक्षण नहीं है, वो अनुदेशन है। क्यों है वो अनुदेशन? क्योंकि उसमें क्या नहीं हो पा रहा है, अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है, उसमें विद्यार्थी अपनी बात नहीं रख पा रहा है, उसका समाधान उसको नहीं मिल रहा है। शिक्षण उपचारात्मक प्रकृति रखता है। भाई शिक्षण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसकी उपचारात्मक यानी रेमेडियल, ठीक है, उपचारात्मक इसकी प्रकृति है। शिक्षण व्यवस्था का जब इवैल्यूएशन होता है तो उसमें प्रकृति कैसी होनी चाहिए? उसकी उपचारात्मक, कि आपने क्या सीखा, क्या सिखाया, क्या कमियां रह गई, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। उपचारात्मक प्रकृति को अपने साथ रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। आगे देखिए, ये एक तार्किक प्रक्रिया है भाई, एक लॉजिकल यूनिट है, ये कोई एक सहज प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण इतनी सहज प्रक्रिया नहीं है कि हम केवल शिक्षण को ये मान लें कि भाई हमें केवल अपने विषय या हमें जो कंटेंट दिया गया है उसको डिलीवर करना है, तो ऐसा नहीं है। ये तार्किक प्रक्रिया है, लॉजिकल है, और हमें सारी लॉजिक्स और सारे उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सारे उन विज्ञान, सारे मेथोडोलॉजी सबको काम में लेकर क्या करना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से हमारे विद्यार्थी के सामने प्रस्तुति देनी होती है। आगे चलिए, शिक्षण का मापन व मूल्यांकन क्या है? संभव है। वही ये भी ध्यान रखें कि शिक्षण का मापन और मूल्यांकन संभव है। इवेल्युएशन जो हम करते हैं, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन जो है ना, ये हम करते ही हैं, तो ये क्या है? शिक्षण का मापन और मूल्यांकन है। हालांकि जिन उद्देश्यों से हम इनका मापन और मूल्यांकन करते हैं उनसे हम भटक गए हैं। मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि कहाँ पर कमी रह गई जिसे हम क्या कर लें, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सुधार लें। तो शिक्षण का मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। सुधार संभव है, निश्चित रूप से सुधार संभव है, क्योंकि प्रकृति इसकी क्या है, उपचारात्मक है। हम नई चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शिक्षण अनुदेशन व प्रशिक्षण से जुड़ी एक सतत प्रक्रिया है। आपने पिछला क्लास देखी हो, डायग्राम देखा हो, तो उसमें
शिक्षण था, और शिक्षण के साथ में एक तरफ प्रशिक्षण और एक तरफ अनुदेशन। ये शिक्षण और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन किससे जुड़े हुए हैं भाई? शिक्षण से जुड़े हुए हैं, ये इसके पार्ट है। अनुदेशन क्या है हमने अभी समझा था। अनुदेशन और शिक्षण में थोड़ा सा ही अंतर है। जहाँ शिक्षण तो हो रहा है लेकिन अंतः क्रिया नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुदेशन। ठीक है, अनुदेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और प्रशिक्षण का मतलब किसी समय अवधि के अंदर, समय अवधि है उसमें कुछ विशेष प्रकार के कोर्स या स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको प्रशिक्षण बोलते हैं। जैसे आपने बीएड करा, एसटीसी करी, या और भी कोई कोर्स हम कर रहे हैं तो प्रशिक्षण कहलाता है। इसीलिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय उसको बोला जाता है। आगे चलिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय व्यवस्था है। हाल ही में हमने अभी पढ़ा है। कौन कौन से है इसके 3 ध्रुव? कौन कौन से हैं? इसका हमने अभी पढ़ा है 3 चर होते हैं। इसको अभी हमने बात करी थी पिछली क्लास में। शिक्षण, विद्यार्थी और बीच के अंदर हमारे जो है दूसरे जितने भी विद्यालय संबंधित चर थे वो आ गए थे। शिक्षण निर्देशन देने की प्रक्रिया भी आई। निर्देशन का मतलब क्या होता है? गाइडिंग, है ना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, है ना। शिक्षक गाइड करने का काम भी करता है और काउंसलिंग करने का काम भी करता है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को श्रेष्ठ रूप से क्या करते हैं? उनकी काउंसलिंग करें, उनके मन के सारे जो जितने भी उनके प्रश्न हैं उनका समाधान उसके पास में होना चाहिए। आगे चलते हैं। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों से होता है। भाई देखिए कितनी अच्छी बात है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 तरीके का शिक्षण है। ठीक है, लेकिन हमने कहा शिक्षण जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से होता है। क्यों? क्योंकि औपचारिक में भी अंतःक्रिया, अनौपचारिक में भी अंतःक्रिया, चाहे वो समाज से अंतःक्रिया हो रही है, परिवार से अंतःक्रिया हो रही है, लोगों से, वातावरण से अंतःक्रिया हो रही है, तो दोनों तरीके से क्या होता है? शिक्षण होता है। और जो हमारा निरौपचारिक था वो शिक्षण व्यवस्था थी, न कि शिक्षण था। क्योंकि निरौपचारिक के अंदर आपको पत्राचार के माध्यम से केवल किताबें भेजी जा रही है, उसमें अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है। आगे चलिए भाई, अगले वाली हमारी जो स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी, उनको और विस्तृत रूप से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शिक्षण के जो उद्देश्य है। हमने देखा कि शिक्षण होता क्या है। अब शिक्षण तो हमने देख लिया, लेकिन अब टीचिंग के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम टीचिंग में क्या करना चाहते हैं। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो पहले उसके उद्देश्य होते हैं कि भाई इस कार्य को हम क्यों करें, इसको करने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो शिक्षण है उसके भी कुछ उद्देश्य है। और मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि शिक्षण और जो अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया है वो अपने अंदर केवल महत्वपूर्ण रूप से 3 उद्देश्य लेकर चलती है। पहला संज्ञानात्मक, इसको कॉग्निटिव भी हम बोलते हैं। दूसरा हमारा भावात्मक, इमोशनल इसको हम बोलते हैं। और फिर क्रियात्मक है हमारा, जिसको हम मोटोर स्किल्स हमारी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 पक्ष हमारे पास में है, संज्ञानात्मक को हो, चाहे ज्ञानात्मक को हो, चाहे बोधात्मक को हो, भावात्मक को हो, भावनात्मक को हो, चाहे इमोशनल करो, तो ये 3 पक्ष बेटा बालक के होते हैं। बालक जो है, ये जो बालक है उसके विकास में 3 चीजें हैं, इनको आप पकड़ लीजिए। एक तो उसका संज्ञान यानी उसका बौद्धिक पक्ष, ठीक है, कि उसका बुद्धि का विकास कितना हो रहा है। दूसरा है उसका भावनात्मक यानी उसका संवेग, कि उसके अंदर इमोशंस, संवेग कैसे विकसित हो रहे हैं। और तीसरा क्रियात्मक यानी वो कार्य को करने में कितना निपुण हो पा रहा है। ये 3 पक्ष किसी भी बालक के विकास के मूल आधार होते हैं। और संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य इन तीनों पक्षों को क्या होता है? विकास करना, ताकि भाई इन तीनों पक्षों का विकास हम कैसे करें। अब इन तीनों पक्षों को भी हम अच्छे से समझ लें। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि भाई जो संज्ञानात्मक पक्ष है ये हमें किसने दिया था? ये ब्लूम ने दिया था। 1956 के अंदर ब्लूम के द्वारा ये चीज़ हमें बताई गई थी। उसके बाद में जो भावनात्मक हमारा पक्ष आता है, इसमें ब्लूम
करथवाल और मसीहा, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, 1964 के अंदर इसको प्रतिपादित किया इन्होंने। और अंत में क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन 1969 के अंदर इसने इसके बारे में हमें जानकारी दी। अब ये होता कैसे है, बालक का संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है, या बालक का भावात्मक विकास कैसे होता है और क्रियात्मक विकास कैसे होता है, उसका एक चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। देखिए बेटा, संज्ञानात्मक का मतलब बौद्धिक पक्ष। सबसे पहले बालक जो होता है, ज्ञान यानी नॉलेज, क्या नॉलेज, उसका जो नॉलेज है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है। संज्ञान का संबंध किससे है, ज्ञान से, ठीक है। अब जो ज्ञान उसको मिला, उसका अगला स्टेप क्या होता है, उसको अवबोध करना, यानी उसको अंडरस्टैंड करना। क्या करना, समझना। ज्ञान तो मिल गया उसको, ज्ञान को मिलने के बाद में बालक क्या करेगा, उसका अवबोध में, उसके अंडरस्टैंडिंग में उसको ले जाएगा, उसको समझने का वो प्रयास करेगा। जब उसको समझने का प्रयास करेगा तो यहाँ तक भी काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि हमने क्या कहा कि अधिगम क्या, जब आप आगे बढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है, तो उस अधिगम की परिभाषा क्या होती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो स्थायी परिवर्तन है उसको अधिगम कहा जाता है। भाई स्थायी परिवर्तन चाहिए, ज्ञान पढ़ लिया हमने, उसको समझ लिया, लेकिन उसका उपयोग, उपयोग जब तक नहीं हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन है ना, उसका यूटिलाइजेशन जब तक नहीं हो रहा है, जब तक क्या नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, फिर वो क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा, ज्ञान का उपयोग करता है। उपयोग करने के बाद में क्या करेगा वो, अगला काम, हम जब कोई नई चीज सीखते हैं, उसको समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कि सही है या गलत है, उसका विश्लेषण करेगा, उसका सिंथेसिस करेगा भाई वो, है ना, कि ये सही है या गलत है। जब वो उसको कर लेगा, उसके बाद में अपने अनुरूप, अपनी परिस्थिति के अनुरूप और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो क्या करेगा, उसका संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है उसको पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से उसकी विवेचना करना, और संश्लेषण का मतलब होता है वापस उसको छोटा करना, संकीर्ण करना, अपने उपयोग के अनुसार बनाना। और ये करने के बाद में वो क्या करता है, उसका मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करता है, मूल्य अंकन करता है, मतलब उसको अपने अंदर स्थापित करता है। इस प्रकार वो अपने बौद्धिक पक्ष का क्या करता है, निर्माण करता है। इस डायग्राम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक अपने बौद्धिक पक्ष का क्या करता है बेटा, विकास करता है, उसका निर्माण करता है। अब बात कर रहे थे अपन भावात्मक पक्ष की, यानी इमोशनल की। हमने यहाँ पे देख लिया, ब्लूम, करथवाल और मसीहा 1964 के अंदर ये अवधारणा हमको दी। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है, संवेगों से, भाव से। कितने होते हैं संवेग भाव, 14 प्रकार के बताए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने और भी कुछ कहा है, आगे हम देखेंगे। लेकिन सामान्यतः है, हम रोज बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, क्रोध की बात करते हैं, ईर्ष्या की बात करते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे संवेग है जो हमारे साथ में चलते हैं। भाव और संवेग सबसे पहले क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं सब परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति जो बालक होता है उसके अंदर भाव और संवेग उत्पन्न होते हैं। भाव और संवेग हमारे मन की एक छिपी हुई वो अवस्था है जो हमारे अंदर है तो सही, लेकिन उनका प्रकट होना वातावरण और हमारे आसपास की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और संवेग एक ऐसी चीज है बेटा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बालक की जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, वास्तव में वो संवेगों के ऊपर ही निर्भर करता है। और इसीलिए कहते हैं कि संवेगों को कभी दबाना नहीं चाहिए, यानी बालकों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उनके जो संवेग है ये क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संवेग। अगर उनके साथ में ऐसा किया जा रहा है तो उनके जो संवेग है वो विकृत हो जाएंगे और विकृतियाँ उसके अंदर आ जाएगी। तो संवेग उत्पन्न हो गया, संवेग परिस्थितियों के अनुरूप उत्पन्न होता है और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, सीखते हैं कि भाई कैसे उसको मैनेज करना है, उसको क्या करना है, मैनेज कैसे करना है। आप कहीं फ्यूनरल में गए तो वहाँ हंस थोड़ी सकते हैं, हंसेंगे थोड़ी किसी के फ्यूनरल में जाकर, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं हंसेंगे, क्योंकि आपने
सीखा है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटा बच्चा अगर है तो वो शायद ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने अभी ऐसा सीखा नहीं। भाव संवेग जो है उसको हमने ग्रहण किया, उसके अनुरूप हम क्या कर रहे हैं, अब अनुक्रियाएं कर रहे हैं, बार बार रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हमें कैसा उसको मैनेज करना है, कैसे उसके साथ में काम करना है, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर हमारे व्यक्तित्व में उसका संगठन करेंगे यानी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उसको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, और फिर हमारे क्या हो जाएगा, चरित्र का निर्माण हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे कैरेक्टर का निर्माण हो जाएगा। जिस जिस तरह के संवेग हमारे अंदर जाते रहेंगे और जिस तरह से हम उनको ग्रहण करेंगे और उसके प्रति हमारी रेस्पॉन्ड को करेंगे, वैसे वैसे ही हमारे चरित्र का निर्माण होता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर कि घर का माहौल अच्छा नहीं हो। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में जो है वॉयलेंस है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, तो बच्चा क्या होता है, संवेगात्मक रूप से विकृति में चला जाता है। तो संवेग का प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और संवेग को उनको ग्रहण करना, उनके प्रति अनुक्रिया कर अंत का जो रिजल्ट आता है उस व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है या वो जन्म से चोरी करना नहीं सीखता है, उसके आसपास के जो संवेग वातावरण उसके हिसाब से वो ग्रहण करता चला जाता है और वैसे ही उसकी स्थितियां बन जाती हैं। अगला पक्ष है बेटा क्रियात्मक पक्ष। सिम्पसन ने 1969 के अंदर हमको ये दिया था। देखो, क्रियात्मक पक्ष का संबंध ही कार्य करने से है। किसी भी कार्य को करना क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, उद्दीपन। क्या आना चाहिए, उद्दीपन चाहिए। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कोई बालक खेल के मैदान में बैठा है और धावकों को देखकर वो कहता है कि मैं भी एक धावक बनूंगा, तो उसके लिए धावक क्या है, वो उद्दीपन है ना, उद्दीपन का काम कर रहे हैं, वो उद्दीपक है उसके लिए और उद्दीपन का काम कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी कार्य को करने के प्रति। जब एक विद्यार्थी किसी आईएएस को देखता है गाड़ी से उतरते हुए तो उसके मन में आता है यार मैं भी आईएएस बनूंगा, क्योंकि वो उद्दीपक का काम उसके लिए कर रहा है। तो किसी क्रिया को करने के लिए क्रियात्मक पक्ष के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उद्दीपन। कोई तैराकी कर रहा है तो बच्चा सोचता है मैं भी तैराकी करूंगा। कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गाना गा रहा है, कुछ भी क्रियात्मक पक्ष का काम कर रहा है तो उसको उद्दीपन मिलना सबसे पहले आवश्यक होता है। जब उद्दीपन मिलता है तो फिर वो क्या करता है, गुणात्मक रूप से कार्य करता है। सब उद्दीपन मिल गया उसको, अब वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए गुणात्मक रूप से बहुत सारी क्रियाएं करेगा कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे सीखूं, मैं कैसे इस कार्य को करूं। तो वो बहुत सारे कार्य करेगा। जब वो बहुत सारे कार्य करेगा तो सबसे पहले उन बहुत सारे कार्यों में से वो नियंत्रण करेगा कि क्या आवश्यक है और क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। साइकिल चलाने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं को हम क्या करते हैं, अपने अनुरूप सेट करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब वो उसमें नियंत्रण कर लेगा तो फिर क्या करेगा, वो एडजस्टमेंट सीखेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करना सीखेगा यानी समायोजन करेगा क्रियाओं का, उन क्रियाओं का वो समायोजन करेगा और फिर उसके स्वभाव में वो आ जाएगी और अंत में क्या हो जाएगा, उसके आदत का निर्माण हो जाता है। जब हम एक बार तैराकी करना सीख जाते हैं, साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर हम उसको भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारी आदत का निर्माण हो गया है। हम सीख गए हैं कि साइकिलिंग कैसे करनी है या स्विमिंग कैसे करनी है। तो हमारा क्रियात्मक पक्ष यहाँ पर क्या हो गया है, मजबूत बन गया है और हमने उन चीज़ों को सीख लिया है। चलिए, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम लेकर आए हैं और इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।